एक बात से कई बातें और कई बातों से 100 और 100 से सहस्त्र बातें कैसे होती हैं, वो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को अच्छे से पता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है मंच पर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का। मंच पर विराजमान इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, यहाँ के लखनऊ के सरोजनी नगर के लोकप्रिय विधायक हमारे पुराने मित्र भाई आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस प्रोफेसर ओपी शर्मा जी, मेंबर बीओजी राहुल भारद्वाज जी, कुलपति आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह जी, यहाँ के कुलपति भानु प्रताप सिंह जी, प्रोफेसर अखंड प्रताप सिंह जी रजिस्ट्रार, वरुण श्रीवास्तव जी फाइनेंस ऑफिसर, और यहाँ के ट्रस्टी पंकज शर्मा जी, जिन्होंने इतना प्रबल आग्रह किया कि आज मेरा एक कार्यक्रम दूसरी जगह लग रहा था, मगर अजय जी और फिर पंकज जी ने ऐसा परसुएशन किया कि अब क्या करें कि फिर आखिर में लखनऊ की तरफ ही आना पड़ा, क्योंकि कहा ही गया है भाई, पुराना शेर है, लखनऊ हम पर फिदा हम फिदाए लखनऊ, आसमां में क्या है ताकत जो छुड़ाए लखनऊ। और आज बहुत अद्भुत संयोग है कि देखिए दो कुलपति यहां पर विद्यमान हैं, एक आपके विश्वविद्यालय के, एक आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के। ब्रजेंद्र सिंह जी ने अभी अपने उद्बोधन में भी कृषि के संदर्भ में कहा, तो अब देखिए भारत की प्राचीन परंपरा और ज्ञान परंपरा के दो आधारभूत तत्व थे, ऋषि और कृषि। तो एक ऋषि के विश्वविद्यालय के कुलपति और एक कृषि की विद्या के विश्वविद्यालय के कुलपति, यदि दोनों का संयोग यहां पर है तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक इस मंथन से अवश्य निकलेगा। और यह भी मैं कहूं कि महर्षि महेश योगी जी, जो कि एक भविष्य दृष्टा थे, उनकी परिकल्पना से और जो उन्होंने बहुत दूर की दृष्टि देखी थी, मैं कह सकता हूं कि आज भारत, भारतीय संस्कृति और उसकी ज्ञान परंपरा को जो स्वीकार्यता मिल रही है, यदि आज से 60 साल पहले, 65 साल पहले किसी भविष्य दृष्टा ने देख लिया था और उसका बीजारोपण करना शुरू कर दिया था, तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि वो ब्रह्मलीन महर्षि महेश योगी थे। और आप देखिए, एक योगी ने जब देखा था स्वप्न, तो उसको साकार करने के लिए भी तो कोई योगी चाहिए था ना। तो आज देखिए यहां की सरकार किसके हाथ में है? योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में। और फिर उसको पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए कर्मयोगी के रूप में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी विद्यमान हैं। तो मैं कह सकता हूं योगा योग से जो यह संयोग बना है, तो यह निश्चित रूप से कुछ न कुछ भारत के लिए नए योग अवश्य खड़ा करेगा। मैं कह सकता हूं कि 1968 में जब पहली बार ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के ऊपर UCLA ने, यूनिवर्सिटी फॉर कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स ने साइंटिफिक रिसर्च की थी, तब मेरे विचार से वो शुरुआत थी और वो विराट रूप कब धारण करता है, जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा, तो 170 से अधिक देश उसके समर्थक नहीं बने, वो उसके द्वितीय प्रस्तावक बने। They have not become the supporter of the proposal, they have become the second proposer of the proposal, and it has never happened in the history of United Nations that more than 170 countries have become the second proposer, including more than 40 Muslim countries. और आपने देखा पिछले योग दिवस पर जब प्रधानमंत्री जी ने न्यूयॉर्क में UN के ऑफिस के बाहर योग किया, तो 135 देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद थे। मैं ये कह सकता हूं कि वो जो स्वप्न या जो विचार महर्षि महेश योगी जी ने 1960s में देखा था, तो मुझे लगता है वो साकार रूप में आज दुनिया में दिखाई पड़ने लगा है कि योग भारतीय संस्कृति
और वेद, भाई योग है कहां, आया कहां से? हमें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जैसे ग्रेविटी का लॉ है, तो ग्रेविटी का लॉ तो न्यूटन से पहले भी काम कर रहा था ना, मगर फिर भी कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। रिलेटिविटी का लॉ तो आइंस्टीन से पहले भी काम कर रहा था, फिर भी कहते हैं आइंस्टीन्स लॉ ऑफ रिलेटिविटी। तो योग शाश्वत ज्ञान है, परंतु आया कहां से है? हमारे जो षठ दर्शन है वेद में, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत, उसमें से योग आया है। और इसलिए मैं कह सकता हूं भारत की मेधा और भारत की चेतना के आगे उठने और उभरने का यह वक्त आ गया है। आज आप यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं और आज 4 सितंबर का दिन है, तो यह भी एक बहुत अद्भुत संयोग है। आप में से कितने लोगों को पता है कि आज के दिन का आईटी के क्षेत्र में क्या महत्व है? आज ही के दिन 4 सितंबर ठीक 25 साल पहले 1998 गूगल वॉज एस्टैब्लिश्ड। और आज 25 साल में इतना अंतर आ गया कि गूगल का चीफ इंडियन हो गया है। तो 25 वर्ष में कितना बड़ा अंतर आएगा आप नहीं सोच सकते। अभी राजेश्वर सिंह जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर, सिर्फ 26-27 साल पहले की बात है, हम लोगों के युवावस्था की बात है। 1996 हम लोग जस्ट यूनिवर्सिटी उस दौर में निकले थे जब आईबीएम के कंप्यूटर डीप ब्लू ने उस समय के विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव के साथ शतरंज की बाजी खेली थी। अगर आप लोगों को याद हो, किसी ने नहीं सोचा था कि 25 साल के अंदर मामला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच जाएगा, मगर आज वो पहुंचा। तब वाकई हमारे लिए ये कल्पना से परे था कि आज गूगल का चीफ भारतीय है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ भी भारतीय है, वर्ल्ड बैंक का चीफ भारतीय है, मास्टर कार्ड का चीफ भारतीय था, सिटी बैंक का चीफ भारतीय था, पेप्सी की चीफ भारतीय है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ पहुंचे। तो जैसा अभी राजेश्वर जी कह रहे थे, हमारे युवाओं में अप्रतिम प्रतिभा है, चाहे सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर। मुकाबला यहां करना हो या 7 समंदर पार, हमने वो करके दिखाया है कि भारतीय प्रतिभा और मेधा कैसे कैसे चीफ दे सकती है। परंतु इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपको प्रेरणा देने वाले लोग भी ऐसे हों जो सकारात्मक दिशा में प्रेरणा दें। और अगर प्रेरणा नकारात्मक दिशा में चली जाती है तो आप देखिए, ये हमारा बगल वाला जो कभी हमारा हिस्सा था, ये भी तो हमारे ही साथ आगे बढ़ा था। और क्या स्थिति हो गई कि हमारे पास गूगल का चीफ है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ है, पेप्सी की चीफ है, मास्टर कार्ड का चीफ है, उनके पास लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ है। ये अंतर जानते कहां से आता है? आज आप कहां पे आए हुए हैं? अपने कॉन्वोकेशन में। कॉन्वोकेशन को हिंदी या संस्कृत में क्या कहते हैं? दीक्षांत समारोह। और क्या कहते हैं आप लोग? साहब हम तो कॉलेज में शिक्षा लेने जाते हैं, तो इसको शिक्षांत समारोह तो नहीं कहते, दीक्षांत समारोह क्यों कहते हैं? आप कभी ध्यान दीजिए, हमारे यहां कहा जाता किस गुरु से दीक्षा ली, किस गुरु से शिक्षा ली नहीं। इवन हमारे यहां अगर फ्रेज प्रयोग होता, चूंकि देखिए आजकल युवा पीढ़ी अंग्रेजी का बहुत प्रयोग करते करते भारतीय मूल के शब्दों को भूलती जा रही है और उन शब्दों में छिपे ज्ञान और उसके तारतम्य से भी अलग होने का खतरा होने लगता है। हमारे यहां क्या फ्रेज यूज होता है कि भाई आपकी शिक्षा दीक्षा कहां से हुई? अकेले शिक्षा का महत्व नहीं है, शिक्षा तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के जमाने में जाइए, कोई किताब उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। अब मान लीजिए हम इंजीनियरिंग के हैं और हमें इतिहास में इंटरेस्ट है, आप 2 साल में 25-30 किताबें पढ़ डालिए इतिहास की, आप इतिहास के ज्ञाता हो गए। अर्थशास्त्र में रुचि हो, 3-4 साल में 100 किताबें पढ़ डालिए अर्थशास्त्र की, आप अर्थशास्त्र के विद्वान हो गए। परंतु दीक्षा वो होती है जो गुरु ही देता है। दीक्षा वो होती है जो आपके मन के संकल्प को प्रभावित करती है। दीक्षा वो नहीं होती जो बुद्धि को प्रभावित करे। बुद्धि तो किसी के भी पास हो सकती है, बुद्धि तो अपराधी और आतंकवादी के पास भी होती है। केवल बुद्धिमान होने से सब कुछ नहीं होता है। अगर बुद्धिमान होने से होता तो मैंने आपसे कहा बुरहान वानी भी आईटी का अच्छा जानकार था, याकूब मेनन सीए था, अफजल गुरु डॉक्टर था, खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा जिन्होंने 9/11 किया
वो भी बहुत अच्छे पायलट थे, एरोनॉटिक्स के जानकार थे। बुद्धि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मन। क्योंकि मन में आपके भाव उत्पन्न होता, बुद्धि तो उसकी प्रतिक्रिया करती है। इसीलिए आपने कभी ध्यान दिया कि जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का विषय आपके सामने रखा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं? भावातीत ध्यान। महर्षि जी ने क्या कहा? भावातीत ध्यान। विचारातीत ध्यान क्यों नहीं कहा? विचार तो भाव से प्रेरित होते हैं, भाव मन का विषय है, विचार बुद्धि का विषय है, और मूलतः आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज मन से गवर्न होती हैं। वेदों में कहा गया है वो कौन है जिसके द्वारा मन इच्छित वस्तु पर गिरता है। मतलब मैं लॉजिकली कहूं, जिसे लॉजिक कहते हैं, वो क्या कहता है कि हाउ यू ड्रॉ ए कंक्लूजन अबाउट एनीथिंग। तो अंग्रेजी में जो लॉजिक के पार्ट्स हैं वो है परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमोनी। यानी आपने पहले किसी चीज को देखा, किसी व्यक्ति को देखा, फिर आपने एक इन्फेरेंस ड्रॉ किया कि यह एक व्यक्ति है, यह एक स्त्री है, यह एक पुरुष है। फिर कंपैरिजन, आपके माइंड के हार्ड डिस्क में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसके साथ कंपैरिजन हुआ, और जहां पर वो कंपैरिजन फिक्स हो गया आपने कहा यह फला फला है, यह आपके मुंह से निकला। बट जब भारतीय न्याय शास्त्र को पढ़ते हैं तो वो 4 चरणों से पहले कहता है, उससे पहले एक चीज है इंट्यूशन। अगर सैकड़ों लोग यहां पर हैं तो आपका ध्यान किसी एक व्यक्ति की तरफ ही क्यों गया? परसेप्शन से पहले कोई चीज आई जिसने आपके मन को वहां तक पहुंचाया, और वो भाव से उत्पन्न होता है। इसलिए मन के 3 काम हैं, भाव, विचार और क्रिया। पहले मन में भाव उत्पन्न होता है, तदनुसार विचार उत्पन्न होते हैं, तदनुसार क्रिया होती है। इसलिए महर्षि जी ने कहा भाव से परे जाओ, भावातीत ध्यान। क्योंकि हमारे यहां मन को ही नियंत्रित करने का आधार कहा गया है, और कहा गया सारा का सारा ज्ञान मन के अंदर ही है। यह बात मैंने पहले भी बोली, मगर मैं यहां पे पुनः रिपीट कर देना चाहता हूं कि केवल आज से 60-70 साल पहले आप सोचिए कि महर्षि जी ने कितने दूर की दृष्टि देखी थी। 1960 के आसपास भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता था। अरे भाई ये क्या कहते हैं, जाके गुफा में ध्यान लगाओ, वहां से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बैठ के ध्यान लगाओ और तुम्हें बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसा कहीं हो सकता है? हाउ इलॉजिकल यू आर, हाउ अनसाइंटिफिक यू आर। द ओनली वे टू अंडरस्टैंड समथिंग एंड एक्वायर नॉलेज इज टू गो स्टडी द प्लेसेस, मीट द पीपुल, draw the conclusion, then you will be able to understand what the world is. आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमें बताया है कि अगर हमें किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, लंदन का गार्डियन अखबार पढ़ना है, तो यहां से लंदन की फ्लाइट पकड़िए, 8-10 घंटे लगेंगे, जाइए, 12 घंटे बाद हो सकता है डेट बदल जाए, आज का अखबार कल पढ़िए। और दूसरा है कि अपने मोबाइल में उस अखबार का नाम टाइप करिए, खट से डाउनलोड होगा, पढ़ लीजिए। जो बात 60 साल पहले उपहास का पात्र थी, आज वो यथार्थ का पात्र है। तो जो भावातीत ध्यान का विषय कहा, उसके पीछे अर्थ जानते क्या है? अगर हमारा मोबाइल एक डिवाइस है, डिवाइस के साथ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, तो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टिंग नेटवर्क भी है। मैंने गूगल की बात कही, आज आप जो भी विषय चाहें खट से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते। केवल 40 साल पहले जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई थी, आप किसी से कहते कि भाई दुनिया की लाखों बुक्स का सारा डाटा मेरे पास है, तो कोई कहता कितने गीगाबाइट, कितने टेराबाइट की मेमोरी हो सकती है? इसके लिए तो इस हॉल परिसर जितना बड़ा भी अगर प्रोसेसर लगा दिया जाए तो इतनी नहीं हो सकती है। आज आपके छोटे से मोबाइल में क्यों है? वो डिवाइस में नहीं है, डिवाइस के कनेक्टेड नेटवर्क में है। नेटवर्क पे सारा ज्ञान अवेलेबल है। आज यूट्यूब में 800 मिलियन प्लस वीडियोस अवेलेबल है। कोई भी उस समय की मेमोरी ऐसी हो ही नहीं सकती थी जो 800 मिलियन वीडियोस को स्टोर कर ले। उसी प्रकार आपको ध्यान को समझना है तो आपका शरीर एक हार्डवेयर है, आपका अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार सॉफ्टवेयर है, और इसका सारा ज्ञान नेटवर्क पे अवेलेबल है। नेटवर्क से कनेक्शन करिए और जो विषय चाहेंगे वो खट से डाउनलोड होकर आपके मन में आ जाएगा। और इसीलिए, और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, हमारे यहां वेदों में एक मंत्र है जो कहता है मन के बारे में, यस्मिन ऋचः साम यजूष यस्मिन प्रतिष्ठिता रथ नाभा विबारा
यस्मिन ऋतम सर्वमोतम प्रजानाम तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका अर्थ होता है वह मन जिसमें ऋक, यजु और साम यानी ज्ञान, कर्म और उपासना उसी प्रकार आकर मिलकर स्थित हो जाते हैं जैसे रथ की नाभि में रथ के अर, एज स्पोक्स इन द हब ऑफ द व्हील, और जिसमें यस्मिन ऋतम सर्वमोतम प्रजानाम का अर्थ हुआ जिसमें वर्तमान का हमारा ज्ञान और भविष्य में उत्पन्न होने वाला सारा ज्ञान ओतप्रोत हो रहा है, ऐसा मेरा मन अच्छे संकल्प वाला हो। किस प्रकार का ज्ञान और उसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, इसके लिए आपको दीक्षा की जरूरत है। आप सबने शायद पढ़ा होगा जरूर, चूंकि आप इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। महर्षि जी ने एक पुस्तक लिखी थी, साइंस ऑफ बीइंग एन आर्ट ऑफ लिविंग। तो जानते क्या है, शिक्षा तो आप कहीं भी प्राप्त कर लेंगे, आज तो नेट से जाके पढ़ लेंगे बहुत से विषय, मगर साइंस ऑफ बीइंग और आर्ट ऑफ लिविंग आपको दीक्षा से ही मिलेगी। जब आप इस तरह के विश्वविद्यालयों के परिसर में गुरुओं के साथ रहते हैं, तब आप प्राचीन भारतीय परंपरा और आधुनिक ज्ञान दोनों को समझ सकते हैं। तब एक संस्कारित, सही दिशा में मन का संकल्प रखने वाला, बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित होकर चलने वाला व्यक्तित्व बनता है। ये आवश्यकता होती है इस प्रकार के संस्थानों की, और ये प्रेरणा होती है दीक्षा की। अब उस दीक्षा से प्रभाव क्या पड़ने वाला है, आप सबको ध्यान हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह अमृत काल चल रहा है, यानी स्वतंत्रता के 75 वर्ष हुए हैं और 100 वर्ष जब पूर्ण होंगे, इस 25 वर्ष के कालखंड को अमृत काल कहा है। और इस अमृत काल के लिए उन्होंने पिछले 15 अगस्त में कहा कि अमृत काल वो आधार बनाएगा जो 1000 साल तक इस देश का आधार बनाएगा। पहली बात, ये अमृत काल आप सबके लिए है। 25 वर्ष के बाद जो युवा आज डिग्री ले रहे हैं, जैसा हम लोगों को बताया गया कि 522 लोग हैं जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा डिग्रीज ले रहे हैं, 22 से अधिक लोग पीएचडी ले रहे हैं। यही लोग तो किसी न किसी महत्वपूर्ण स्थान पर बैठकर 25 वर्ष के बाद देश में किसी न किसी महत्वपूर्ण दायित्व का संचालन कर रहे होंगे। हम लोग तो तब तक एजेड हो गए होंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस अमृत काल की बात कही है वो युवाओं के लिए, और सोच हमारी कितनी है, 1000 साल तक की। दूसरों की सोच इलेक्टोरल होगी, हमारी सोच सिविलाइजेशनल है। बाकी लोग चुनाव मूलक सोचते होंगे, हम सभ्यता मूलक सोचते हैं। हम 5000 साल पहले की भी सोचते हैं, 50 साल बाद देश का क्या होगा, 500 साल बाद देश का क्या होगा, और 1000 साल बाद देश का क्या होगा, ये भी हम विचार करते हैं। और ये विचार हमें दीक्षा देता है। और अमृत काल का अमृत तब निकलेगा जब हमारे मन से पहले विष तो निकल जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को 5 संकल्प दिलवाए थे। जैसा कि अभी राजेश्वर जी कह रहे थे, इंडिया को नंबर 1 की इकोनॉमी बनना, तो उन्होंने कहा था 5 संकल्प हैं इस अमृत काल के लिए। टिल वी अटेन द 100th ईयर वी शुड बी डेवलप्ड नेशन एंड द नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये तो एक है। दूसरा, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व करना है। और चौथा, इस सब के लिए हम सबको कर्तव्य करना है। और पांचवा, वह कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है, इन कोऑर्डिनेशन करना है, इन आइसोलेशन नहीं करना है। अब अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, आपके जैसे विश्वविद्यालय इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जिनको किस विषय के बारे में जानकारी नहीं है, और वो पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलने लगते हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वेदों में किस प्रकार की नॉलेज है। आप सब ने ज्यादातर साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे, तो ये बताइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आप सब ने पढ़ा है ना। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ओरिएंटेशन का मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया था? नील्स बोर। बोर्स एटॉमिक मॉडल आप सब ने साइंस पढ़ी है, तो 10वीं 11वीं 12वीं में, 12वीं तक तो जरूरी पढ़ लिया होगा। अब आप समझिए, नील्स बोर ने लिखा
कि जब मुझे किसी विषय के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है तो आई लुक उपनिषद्स टू गेट द आंसर। और ये किसने कहा? ये एक अमेरिकन राइटर ने लिखा जिसका नाम है स्टीवन पेथोरा। उसकी किताब है गॉड इज नॉट वन। उसमें वो नील्स बोर को कोट कर रहा है। यानी नील्स बोर शायद डेनमार्क के थे, स्टीवन पेथोरा अमेरिका का है, किताब छपी है अमेरिका में। इंडियन कोई नहीं है इसमें, और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है जो कोई ये कहे कि साहब वेदों के बारे में या प्रामाणिकता बताने की बात कर रहे हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग के बारे में, फिट्ज एक कैपरा साइंटिस्ट है जिसकी बड़ी फेमस किताब है ताओ ऑफ फिजिक्स। उसकी एक दूसरी किताब है अनकॉमन विजडम। उसमें वो कहता है कि मुझे पूरा का पूरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कॉम्प्रिहेंशन 1929 में भारत की यात्रा के दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ डिस्कशन के बाद जो चीजें मुझे बड़ी क्रेजी लगती थी, ये वर्ड उसने कहा, द क्वांटम थिंग्स विच वर लुकिंग क्रेजी एंड आई वॉज अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड, आई गॉट अ फाइनल कंक्लूजन। ये वो कहता है। और एक और आपको बात बताएं, अब क्वांटम कंप्यूटर की बात आने लगी है ना, आईटी के लोगों को तो पता ही होगा क्वांटम कंप्यूटर की कैपेबिलिटी जानते हैं कितनी होगी? मतलब एक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी से जो काम कई वर्षों में नहीं कर सकता है, वो क्वांटम कंप्यूटर चंद मिनटों में कर देगा। और क्वांटम लेवल की एक और खासियत आपको पता है क्या है? क्वांटम में एक ही चीज एक ही समय कई जगहों पर उपस्थित रहती है। अगर आप सब ने देखा हो, नहीं तो जाके चेक करिएगा, क्योंकि यहां इतना समय नहीं कि मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है। आप देखेंगे यहां पर है तो यहां पर है, वहां पर है तो वहां पे है। तो क्वांटम कंप्यूटर क्या अंतर है? डिजिटल सिस्टम बाइनरी पे चलता है, 0 1 0 1, एक स्पिन ये एक स्पिन ये, तो वो डिटरमिन्ड है एक पॉइंट पर क्वांटम कंप्यूटर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज में, न्यूमरस प्रोबेबिलिटी में साइमल्टेनियसली अवेलेबल है, इसलिए उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी। अगर आप ये कहें कि उसकी स्थिति आपकी दृष्टि से प्रभावित होती है, तो हमारे यहां तो कहा गया था कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसे दृष्टि सृष्टिवाद कहते थे। तब तो कहते थे ये धार्मिक बात है, मजाक की बात है, अभी हो कैसे सकता है। अब तो क्वांटम कह रहा ना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमिन्ड बाय ऑब्जर्वेशन। अब मैं दूसरा एक और बात कहना चाहता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि साहब भगवान हमें दिखाई नहीं पड़ते। बहुत से लोग तर्क करते हैं ना, हमारे छात्र जीवन में भी लोग तर्क करते थे, कहते थे हमें भगवान दिखाओ तो हम मानेंगे। तो मैं कहता था ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी दिखाओ। तो उसने कहा जी ये बल्ब है, हमने कहा दिस इज द लाइट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसने कहा जी ये पंखा है, हमने कहा दिस इज द मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसने कहा ये हीटर है, मैंने कहा दिस इज द थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेयर इज इलेक्ट्रिसिटी? You can just see the effects of electricity, but you cannot see the electricity. In the same manner, you can see the effects of God. You cannot see directly the God. और अक्सर नई उम्र में लोगों को बहुत तरह तरह की बातें आ जाती हैं और वो गॉड के बारे में तो सवाल करते हैं, साहब मुझे बताओ तब समझ में आएगा। मगर पर्टिकुलर टाइप का कोई कोल्ड ड्रिंक पीना हो, या पर्टिकुलर टाइप का बर्गर खाना हो, या पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहने हो, तब कोई लॉजिक नहीं। अगर फटे कपड़े भी पहनने हो तो कोई लॉजिक नहीं। इसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल सब्जुगेशन। आप मेंटली इतना सब्जुगेट हो जाते हैं कि वहां पे कोई लॉजिक नहीं करते। तो इसीलिए एक शेर है, क्योंकि आप सब नई उम्र के हैं तो इसे याद रखिएगा कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है। आप सब लोग अब पास आउट हो रहे हैं जिंदगी में, तो निर्णय खुद लेना होगा कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है। उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि भविष्य में यदि हम आगे बढ़ेंगे इस अमृत काल में, और मैं सिर्फ एंशिएंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मॉडर्न एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। आप बताइए,
आप सब में से कितने लोगों ने अमल कुमार राय चौधरी का नाम सुना है? स्टीफन हॉकिंस का नाम कितने लोगों ने सुना है? देखिए, यही अंतर है। स्टीफन हॉकिंस ने और रोजर पेनरोज, जिनको कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है, इन्होंने टाइम एंड स्पेस के कॉन्जुगेट की इक्वेशन डेराइव की, जिसके लिए पेनरोज को पुरस्कार मिला और स्टीफन हॉकिंस का तो सबने नाम सुना। उन्होंने अपने थीसिस पेपर में इसका क्रेडिट 1950s के एक इंडियन साइंटिस्ट को दिया है, जिसने इसकी पहली इक्वेशन फॉर्मुलेट की थी, एंड हिज नेम वाज अमल कुमार रॉय चौधरी। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता से बाहर आइए, अमृत तत्व को पहचानिए, अब तो हम चांद पे भी पहुंच गए। और देखिए, अमृत काल ऐसे ही नहीं आया, जैसा कि अभी हमारे मित्र राजेश्वर जी कह रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टैटिस्टिकल डाटा दिया, हमने क्या क्या अचीव किया है। अमृत काल आने तक क्या क्या हुआ कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, 3rd बिगेस्ट मोबाइल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने, 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बने, नंबर 1 कंट्री बने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और अब तो हम बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भी हो गए, और अब तो हम यंगेस्ट कंट्री भी हो गए, और हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी हैं, एंड हेडिंग टूवर्ड्स टू बिकम द रिचेस्ट कंट्री। तो हम ये आशा करते हैं कि जब हमारा अमृतकाल कंप्लीट होगा तो वी विल बी रिप्रेजेंटिंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, विद द विगर ऑफ द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, द प्लेस एट विच वी रिमेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री। यह महत्वपूर्ण है कि हम दुनिया में अधिकतर ऐसे समय में रहे थे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके साथ हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसको पीछे छोड़कर बने? इंग्लैंड को पीछे छोड़कर। और कितनी महत्वपूर्ण बात है, जिसने हम पे हुकूमत की थी, हम उसको पीछे छोड़ के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और इसी अमृत काल में भगवान ने क्या अमृत संकेत दिखाया कि वो अंग्रेज जो कहते थे हिंदुस्तान पे तो हुकूमत करना इसलिए जरूरी है कि इन्हें राज करना नहीं आता, तो हम बताएंगे राज कैसे होता है। वहां की सरकार में इतनी लड़ाई उठापटक हुई कि आज एक हिंदुस्तानी बता रहा उनको कि राज कैसे किया जाता है। हमारे यहां वालों के मन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो कोई राजनीतिक मंच नहीं, फिर भी कहना चाहूंगा, सेकुलरिज्म आड़े आ जाता है अगर गणेश भगवान की मूर्ति सामने रख दी जाए। कुछ लोगों को तो माफी मांगनी पड़ जाती है, मगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहता है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मेरी वर्किंग ऑफिस टेबल के ऊपर सदैव गणपति विद्यमान रहते हैं मुझे प्रेरणा देने के लिए। और अभी अभी आपने देखा सिंगापुर में पहली बार सिंगापुर का राष्ट्रपति एक भारतीय मूल का व्यक्ति बना, थर्मन षणमुगम। सिंगापुर की इंपॉर्टेंस जानते क्या है? इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, the highest per capita income is Singapore. तो in terms of per capita income, Singapore is the richest country. तो ये सारे आप सिग्नल देखिए ऐसे ही थोड़ी। और फिर हम चंद्रयान में कहां पे पहुंचे? चंद्रमा में, उस बिंदु पर जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था, दक्षिणी ध्रुव पर, अंधेरे वाले कोने पे। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान और विज्ञान क्या बताता है, और अभी जैसे संचालक महोदय बता रहे थे कि सूर्य के लिए आदित्य चल रहा है, आदित्ययान चल दिया है, तो सूर्य और चंद्र का ध्यान से क्या संबंध है? कभी आपने सोचा है? हमारे यहां सूर्य आत्मा का कारक माना गया है और चंद्रमा मन का कारक है। कहा जाता है कि मन में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है, पर संसार में आभास होता है कि मन ही सब कुछ कर रहा है। ठीक वैसे ही अब साइंस बताती है कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से रात में प्रकाशित होता, हमें लगता है कि उसके अंदर अपना प्रकाश है। और कनेक्शन क्या है? आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। धरती और सूरज की दूरी देखिए कितनी है, 15 लाख समथिंग माइल्स। डिवाइड करिए सन के डायमीटर से, आएगा 108। और धरती और चांद की दूरी को डिवाइड करिए चांद के डायमीटर से, वो भी 108 है, कहीं कहीं 109 पॉइंट कुछ आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? मन और आत्मा के दोनों कारक ग्रह का जो अनुपात है, हम जहां बैठे हैं
वहां वो अनुपात है 108। 108 इज द गैलेक्टिक रेशियो ऑफ अवर सोलर सिस्टम। दैट्स वाई 108 का महत्व होता है हमारे यहां। इसलिए जो हमारा ज्ञान विज्ञान है, जो जो आगे बढ़ रहा है, त्यों त्यों विश्व को धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लगी हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ साल पहले लोगों को लगता था ध्यान लगाने से क्या हो जाता है। आप सबको ध्यान हो, मैंने बहुत बचपन में पढ़ा था कि एक महर्षि महेश योगी जी ने वॉशिंगटन डीसी में 1983 में एक शिविर लगाया था, जिसमें 7000 सिद्ध साधक जो टीएम के थे उन्होंने शिविर किया था। और जून जुलाई 1993 में वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने कई हजार लोगों की संख्या थी, शायद कितना 19,000 या ऐसी संख्या थी। और वो फार्मूला आपको पता ही होगा कि किसी भी स्थान की जनसंख्या के 1% का स्क्वायर रूट यदि सिद्ध साधक हैं तो वहां पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहती है। और जिस समय उन्होंने उन सिद्ध साधकों का शिविर लगाया था, तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि वॉशिंगटन डीसी एरिया और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में क्राइम में 23.5% तक की कमी आई थी। और स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज़्यादा स्टेबल रहा था। और मुझे तो याद है, हमने जब लोग पढ़ते थे, जस्ट इंजीनियरिंग से पास आउट करके निकले थे, शायद मोजाम्बिक वो देश था जहां के राष्ट्रपति ने 93 या 96 की ये घटना है, ये कहा था कि मेरे देश में 16 साल से सिविल वॉर चल रही थी और लगातार बरसों से सूखा पड़ रहा था। अब पानी सही गिरने लगा, फसल सही होने लगी और वॉरिंग फैक्शंस में अचानक समझौता हो गया और देश में शांति स्थापित हो गई। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोजाम्बिक के तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा था कि महर्षि महेश योगी जी के ध्यान और उनके साधकों ने जो ध्यान लगाया है, मुझे लगता है उसका भी कुछ प्रभाव इसके अंदर है, जिसको महर्षि इफेक्ट कहा गया था। तो मैं ये कह रहा हूं, शुरुआत हुई है अभी तो इनको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ है कि आपस में कनेक्शन क्या है। जैसे 60-70 साल पहले कहते कि यहां पर फैक्ट्री चल रही है तो कनाडा में बर्फ पिघल रही है, हो ही नहीं सकता। हम लोग को इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है ना, हीट एंड मास ट्रांसफर। कहते हीट ट्रांसफर कैसे हो सकता है, कुछ मीटर नहीं जा सकता, हजारों किलोमीटर कैसे चला गया, पर ग्रीन हाउस इफेक्ट से कैसे बर्फ पिघल रही है, बिकॉज एंटायर अर्थ इज अ कॉस्मिक यूनिट। उसी ढंग से जब पूरे अर्थ को कॉस्मिक यूनिट समझेंगे तो कॉस्मिक वाइब्रेशन और उसके द्वारा मेडिटेशन से उस पर होने वाले प्रभाव कुछ कुछ वैसे हैं। मुझे लगता है उस जमाने में लोगों को समझ में नहीं आया, जैसे आज है ना, वो कोने में रखा हुआ वाईफाई का राउटर आपके मोबाइल का सिग्नल बढ़ाता है कि नहीं, रिसेप्टिविटी। जिस जमाने में वाईफाई नहीं था तब समझाना मुश्किल था। वो राउटर जरूरी नहीं कि सबको दिखे, वो जहां से बैठा वहां सिग्नल स्ट्रांग कर रहा है और आपके मोबाइल की रिसेप्टिविटी बढ़ा रहा है। बस ऐसा ही कुछ कुछ जो सिद्ध ध्यान करने वाले साधक होते हैं, वो समाज में कहीं पर भी रहें, परंतु वो इसके द्वारा हमें एक नई दिशा देने में कामयाब होते हैं। तो मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों के सामने आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप उस दौर में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय देखने जा रहे हैं। यानी व्यक्ति 24-25 साल में शिक्षा दीक्षा पूर्ण करके कार्यकारी जीवन में आता है और अगले 30-40 साल वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, जब भारत अपना सबसे महत्वपूर्ण समय देखने जा रहा है। इसलिए ये निश्चित समझिए कि भारत का समय तो आ गया है। मैं इसका एक उदाहरण भी दे देता हूं, कभी कभी कोई चीज फिलोसफिकल लग सकती है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिरा 2001 में, एट द टाइम इट वाज टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑन अर्थ, सिंबलाइजिंग द हाइट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वैसे मुझे संयोग से मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर चढ़ के देख पाया था, सन 2000 में अमेरिका गया था तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देख लिया था, अब तो वो फोटो हिस्टोरिकल हो गई। बट जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा, उसके बाद वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग का स्टेटस किसके पास आया था? अगर आप लोगों को याद हो, कुआलालंपुर के पेट्रोनास टावर। फिर बनी वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग शंघाई की, ताइवान की ताइपेई 101। फिर बना शंघाई का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अब बना दुबई का अल्बुर्ज। मेरे मन में तुरंत विचार आया, अरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरने के बाद सडनली ऑल द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑन अर्थ
are neither in Northern America, Latin America, Southern America or Europe, all in the East. इसका मतलब समृद्धि के शिखर पश्चिम में ढहने का वक्त आ गया और पूरब में खड़े होने का वक्त आ गया। और आपने देखा द राइज ऑफ माइटी चाइना इज पोस्ट 2001 फिनोमिना एंड द राइज ऑफ प्रोमिनेंट इंडिया इज पोस्ट 2001 फिनोमिना। And this I am not saying as it is, because 2002-03 was the first year in which we become current account surplus. और 2003-04 में एक क्वार्टर के लिए सही हम चाइना को पीछे छोड़कर 10.5% की ग्रोथ रेट अटेन किए थे, और इस समय अभी IMF ने अपना डाटा दिया है, भारत 7.8% ग्रोथ के साथ वर्ल्ड की ऑल बिगेस्ट इकोनॉमीज में नंबर 1 के ऊपर है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि हम बिगेस्ट इकोनॉमीज में नंबर 1 पे हों। तो इसका मतलब कि अब भारत का समय आ गया है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था यही समय है, सही समय है। और आप सब इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही। भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त से चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। तो मैं अंत में यह कहता हूं आप सबके लिए एक संदेश, आप सब नए जीवन में जा रहे हैं, पास आउट होकर निकलेंगे, कुछ समय बाद किसी को मनोवांछित जॉब मिल जाएगा, किसी कोई अपना नया व्यवसाय शुरू करेगा, पर युवावस्था में बहुत सारे आकर्षण और उत्साह कभी कभी उच्छृंखलता में भी बदलने लगता है। तो बस उस समय आपको पथ नहीं भटकना है। तो शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता के ये 2 छंद हैं जो कहते हैं पथ भूल न जाना पथिक कहीं। वो कहते हैं जीवन के कुसुमित उपवन में गुंजित मधुमय कण कण होगा, शैशव के कुछ सपने होंगे, मदमाता सा यौवन होगा, यौवन की उच्छृंखलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मन होगा, जब सब सपने मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विकलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। और अगर कभी राष्ट्र के लिए देने की बात आए तो जीवन का भी मोह मत करिएगा। वो कहते हैं वेदी पर बैठा महाकाल जब नरबली चढ़ा रहा होगा, बलिदानी अपने ही हाथों निज मस्तक झुका रहा होगा, कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में मां मांग रही होगी आहुति, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में, तब क्षण भर पड़ असमंजस में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। इसलिए आप आश्वस्त रहिए, महर्षि जी ने जो बीजारोपण किया था संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का, आज वो विराट वृक्ष के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं एक और पंक्ति कह के विषय समाप्त करता हूं कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद।